Okay. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर डूइंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। हम करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर जो कि है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो है हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस से एक शाम पहले। कैसी थी भाई इंडियन इकोनॉमी, क्या था आखिरकार ब्रिटिश रूल्स में। ऐसे मान लो भी जब उन्होंने हमारे देश को, हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारे इकोनॉमी की क्या कंडीशन बची, हम किस कंडीशन पे आके छुड़े, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उससे पहले क्यों ना हम ये जान लें भी हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी आखिरकार थी कैसी, ठीक है। तो उस ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ही एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, मतलब खुद से सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, फूड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब कुछ बढ़िया था, यानी कि एक वाइब्रेंट और प्रोस्पोरस इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी। एक वाइब्रेंट और एक प्रोस्पोरस इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा इंडिया में, क्या था मेजरली पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। ऑलमोस्ट 85% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉज डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। मेजरली क्या था, बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे। इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर से पहले कुछ इस टाइप की थी भी। क्या होता था, एक वाइब्रेंट एक प्रॉस्पोरस इकोनॉमी है। मेजर पॉपुलेशन क्या होता था इंडिया का, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट होता था। 80 to 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, विच इज़ लाइक 75% जो है वो काम करते थे वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और उसके बच्चे वगैरह मिला के तो 80 to 85% इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया, और क्या था, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। क्यों फेमस था, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे। लाइक कॉटन टेक्सटाइल्स में, कॉटन एंड सिल्क की टेक्सटाइल होगी, प्रीशियस स्टोन्स की जो क्राफ्टमैनशिप थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, एकदम बढ़िया इकोनॉमी थी। ये कुछ इस टाइप की कंडीशन थी। हाँ भाई, ब्रिटिशर्स से आने पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बोले तो एक नंबर की बड़ी इकोनॉमी थी। एक्सपोर्ट्स भी करते थे हम, बदले में हमें गोल्ड मिलता था, एक नंबर की इकोनॉमी थी। बट अब हम ये जानते हैं कि जब ब्रिटिशर आए तब उन्होंने हमारे इंडिया की इकोनॉमी के साथ क्या करा, ठीक है। तो उन्होंने करा कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन, यानी कि इंडिया की जो भी था, जो भी उसकी इकोनॉमी थी उसको उनका कोई मतलब, उनको अपनी जो ब्रिटिश का एक्चुअली हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट करा था इंडिया में 1757 में, बैटल ऑफ प्लेसी के बाद। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटेन में जो था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके तहत उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, मैक्सिमम बेनिफिट लाना है उसको इकोनॉमी से, अपनी इकोनॉमी में मैक्सिमम गेन चाहिए उसको, ठीक है। सीधी सी बात बोले तो उसको चाहिए मैक्सिमम गेन अपनी इकोनॉमी के अंदर। उसको क्या था, उसको बस करना था कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन, यानी कि इंडिया का यूज़ करके उसको अपने देश की जो है इकोनॉमी को बढ़ाना था। यानी मेजर प्रोडक्शन टेक प्लेस, मतलब कि क्या बोलूँ, प्रोडक्शन होए वो ब्रिटेन के अंदर ही होए, सब कुछ ब्रिटेन में ही प्रोडक्शन होए, ब्रिटेन के पास पैसा आए। तो उसके लिए वो क्या करते थे, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन करा, इंडिया का एक्सप्लोरेशन करा, यानी खुद के गेन के लिए। उन्होंने इंडिया के लिए कुछ भी नहीं करा, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा, ठीक है, टू मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक गेन। अपने इकोनॉमिक गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा। कैसे एक्सप्लॉइट करा, इंडिया में जो रिसोर्सेज थे उन्होंने वो सारे रिसोर्सेज अपने वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल उन्होंने एज ए सप्लाई करवाया, इंडिया को सप्लायर बना दिया अपना रॉ मटेरियल का। इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल थे वो सप्लाई करा देते थे अपनी कंट्री जो कि ब्रिटेन में थी, और वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करते थे। रॉ मटेरियल जो इंडिया से आया उससे वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे। अब उन्होंने जो गुड्स प्रोड्यूस करा उनको कहीं ना कहीं तो बेचना है, तब उन्होंने इंडिया को ही यूज़ करा बेचने के लिए।
ठीक है। तो क्या आ रहा है, उनके पास तो पैसा आ रहा है, रॉ मटेरियल सस्ते में आ गया, इंडिया से आ गया, बेचना है बेच दिया इंडिया को, बदले में पैसा आ गया, उनकी तो इंडस्ट्री इकोनॉमी एक नंबर की होगी। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में तो कुछ बन ही नहीं पा रहा था, रिसोर्सेज थे वो ब्रिटेन जा रहे थे, आ रहे थे, हमारे पास जो भी पैसा था वो भी ब्रिटेन में जा रहा था, क्योंकि हमें गुड्स आ रहे थे, गुड्स का करेंगे क्या, हमारा सारा पैसा जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज। इंडिया में कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम ज़ीरो था, ठीक है। वही, अब हम इस कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन को टू एस्पेक्ट से देखते हैं, एक हो गया हमारा सप्लाई एस्पेक्ट, एक हो गया हमारा डिमांड एस्पेक्ट। सप्लाई एस्पेक्ट मतलब कि इंडिया को एज ए सप्लायर यूज़ करा, डिमांड मतलब इंडिया को एज अ मार्केट यूज़ करा फॉर देयर गुड्स, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए। दूसरा क्या था, अब उन्होंने क्या था, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो सिस्टमेटिकली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा, सभी रिसोर्सेज उधर जा रहे हैं, हमारे पास पैसा था वो भी जा रहा है, तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी एक्सप्लोइश होगी, पूरी डैमेज होगी। और अगर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डैमेज होगी तो हमारी जो वर्ल्ड वाइड पूरी रेपुटेशन थी भी, इंडिया तो बनाती एक नंबर का हैंडीक्राफ्ट आइटम, वो भी सारी रेपुटेशन भी गई तेल लेने, वो भी जो रेपुटेशन थी वो भी गई भाड़ में, ठीक है, सब कुछ हमारा चला गया, जो हमारी अच्छी खासी इज्जत थी वो भी गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कुछ बना ही नहीं पा रही है, बना नहीं रही है, तो हमारी ग्लोबल जो रेपुटेशन थी वो भी पूरी डैमेज हो गई, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो गई। उसके बाद क्या था, ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्री का रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर बढ़ते तो वैसे वैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया इन्होंने। ये क्या करते थे, जो फार्मर्स थे उनसे ह्यूज टैक्स जो है डिमांड करते थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी पूरा एक्सप्लॉइट हो गया। उनके पास क्या करते थे, उनसे उनका ओनरशिप राइट कर रही है। आप ये सोचोगे हाँ भी क्या था, टैक्स दे रहे तुम मना कर दो भी हम नहीं देंगे, बट एक्चुअली नहीं था। अगर कोई भी फार्मर मना करता था पैसे देने से तो वो उसके ऊपर चार्ज करते थे कुछ, मतलब कि चार्ज क्या करते थे, उसका लैंड का जो है अधिकार छीन लिया करते थे, यानी उनसे विड्रॉन कर लिया उनका ओनरशिप राइट। अगर वो कंप्लाई नहीं करते थे उनके द्वारा दी हुई डिमांड फॉर लैंड रेवेन्यू इज़ बेसिकली टैक्स, उस टैक्स को जो लैंड रेवेन्यू है उसके साथ मीट नहीं करते थे, तो उनके जो ओनरशिप राइट था वो उनसे ले लिया जाता था, ठीक है। पहले थे वो ओनर ऑफ द सॉइल, अब उनको खाली टिलर ऑफ द सॉइल बना दिया, यानी कि पहले थे वो उसी लैंड के मालिक थे, अब उस लैंड का वर्कर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने खुद सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर को भाड़ में जाने दिया, ठीक है। टैक्स 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 टैक्स, जब चाहे उनको टैक्स चाहिए, हर एकदम टैक्स चाहिए। इस टाइप से जो इंडिया एक वर्ल्ड एकदम वाइब्रेंट और प्रोस्परस इकोनॉमी जो होती थी उसको बना दिया इन्होंने एक बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। अब जो उसकी इकोनॉमी थी वो पीछे रह गई एकदम, अब वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रही, वो इकोनॉमी एकदम पीछे छोड़ दी, बिखेर दी, उसमें जो भी उनका इकोनॉमी था उन्होंने सब कुछ अपने ब्रिटेन में ले लिया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ एक्चुअली में इंडिया के अंदर। सो या अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो है अगला फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आखिर हमारा मेन कंटेंट है वो है फीचर्स इसका। फीचर्स के बाद जो है आगे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर्स इसके डिस्क्राइब करूँगा, उससे नेक्स्ट वीडियो जो है हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में इंडिपेंडेंस के बारे में, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।